हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लेके आ गया हूँ एक और लेक्चर क्लास 12th से इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट नंबर 8, जिस लेक्चर में हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपसे वादा किया था कि पहले दो लेक्चर्स में कि मैं आपको वो न्यूमेरिकल ज़रूर बताऊंगा जो चार्ज टू मास रेशो वाला जो मैंने न्यूमेरिकल्स बोला था आपको, जो कि एनसीईआरटी का था। और एक न्यूमेरिकल जो मैं लेके आया हूँ वो आईआईटी रुड़की का है, जो कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल कंसेप्ट हिला देगा आपके। तो बिल्कुल बने रहो और इस वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं अपना डस्टर पोंछने के लिए ले आता हूँ। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला न्यूमेरिकल सब लोग बच्चों ने देखा होगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, एक प्लेट दे रखी है, दो प्लेट है एक्चुअली में, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। पहली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या है कि यहां पर 3 चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल हो सकता है नेगेटिव और एक हो सकता है पॉजिटिव। तो यहां पर कोई सा भी रैंडमली एक चार्ज उठा के फेंका। अब यहां पर क्या बनती है बेटा, अगले लेक्चर में आप बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। इतना आपको समझना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा आपको अगले लेक्चर का मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है, इस खासकर से इस न्यूमेरिकल के लिए। अब क्या है कि यहां से एक चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल और तीसरा चार्ज पार्टिकल हमने छोड़ा किसी वर्टिकल वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, वर्टिकल वेलोसिटी से नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। अरे हॉरिजॉन्टल ये होता है कि ये होता है, ये होता है ना, और ये वर्टिकल होता है। तो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसको फेंका, इसमें वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन आया। तो उनने सबसे पहला सवाल पूछा है, गिव साइन ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल। बहुत खूबसूरत सा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड है वो किसकी तरफ भागे? ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ। अब पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे से रिपेल। तो ये क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं? हाँ, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागे हैं। तो ये दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यानी पहला और दूसरा कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव से दूर जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी आपको तीनों के पोलैरिटी समझ में आ गई कि पहला हो गया नेगेटिव, दूसरा भी हो गया नेगेटिव, और तीसरा हो गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ भागा और ये दोनों पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अरे आ रहा है कि नहीं रहे? हाँ, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछ लिया, विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो किस चार्ज पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो है? यार इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं क्या है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए यहां से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। देखो क्या है, मैं बिल्कुल अगले लेक्चर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, वो लगता है Q इंटू ई। कितना लगता है? Q इंटू ई। उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होता है, इस चार्ज पे जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन और अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लगता है Q इंटू ई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव है तो प्लस में, मतलब ये दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। नेगेटिव होगा चार्ज पार्टिकल तो अपोजिट, ठीक है। अब उतना तो उस पर फोर्स लग गया Q इंटू ई। अब वो बोल रहा है कि कितना चार्ज टू मास रेशो होगा। इतना आपको समझ में आया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगती है? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सिर्फ इतना समझ लो। देखो अगला लेक्चर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ में आएगा, बस इस न्यूमेरिकल के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा था इस न्यूमेरिकल को मैं अगले लेक्चर के बाद करवाऊं, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, फोन भी आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे, सर वो वाला न्यूमेरिकल अभी तक नहीं करवाया आपने, ये जिसमें पहले लेक्चर में आपने बात करी थी। तो इसलिए मैंने फिर इस वीडियो के लिए खासकर से इस न्यूमेरिकल को रखा। अब क्या है, आपको इस पर्टिकुलर पूरे जो भी हो रहा है प्रोसेस को, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखिए वर्टिकल, अब देखो क्या हुआ कि ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बात करूं इस चार्ज पार्टिकल का, तो यहां से ये जो आया इसका y आया, ये आया एक और y,
और ये आया एक और y जो कि यहां तक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यानी ये जो आया ये आया डिफ्लेक्शन। क्या आया? डिफ्लेक्शन। और उस डिफ्लेक्शन की इन द वर्टिकल डायरेक्शन होगा y इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला पता है आपको सेकंड इक्वेशन का, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब वर्टिकल में वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? 0। अरे यार वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है? 0। हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, वर्टिकल में तो 0 है। यानी एस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कोई ग्रेविटेशन वाला रोल नहीं है। ठीक है, तो ये मान के चलना पड़ेगा ग्रेविटी 0 है, तो ये s का डिफ्लेक्शन कितना हुआ? y। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू हाफ। अब एक्सेलरेशन कितना होगा चार्ज पार्टिकल पे? एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना था? फोर्स था q इंटू ई। तो फोर्स, अब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और मास तो आपको पता ही है दोनों का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पता लगा एक्सेलरेशन F अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ गई बात। y इज इक्वल टू हाफ ऑफ F अपॉन m टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है चार्ज टू मास रेशो, तो F की वैल्यू कितनी रख दो आप? Q इंटू ई। अभी बिल्कुल समझ में आता जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय m। चार्ज टू मास रेशो किसके ऊपर डिपेंड कर दिया? जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशो बिल्कुल ज्यादा होगा। देखो यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं एक बार और कोशिश कर रहा हूं। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ के रखो। देखो क्या हुआ, मैं बिल्कुल समझा रहा हूं, एक बार और समझा रहा हूं, बिल्कुल मुझे पता है कि समझ में नहीं आया होगा। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब क्या हुआ कि पहला चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ यहां तक, दूसरा चार्ज हुआ डिफ्लेक्शन यहां तक, और तीसरा हो गया डिफ्लेक्शन यहां तक। ठीक है, ये किताब में दिया हुआ है। फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, आपको डिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है। किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा दिख रहा है? ऑब्वियसली थर्ड का दिख रहा है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि चार्ज टू मास रेशो डिफ्लेक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा चार्ज टू मास रेशो? तो कैसे पता लगा वो देखो। अब इसको बोलता हूं मैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलता हूं वर्टिकल। अब वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अरे वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। हॉरिजॉन्टल में कुछ वेलोसिटी से फेंका इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर फोर्स कितना लगा? Q इंटू ई। ये आपको मैं अगले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, इतना थोड़ा सा याद कर लो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं पूरे कंपोनेंट को, पूरे मोशन को मैं काय में तोड़ रहा हूं? वर्टिकल कंपोनेंट में। तो ये बताइए कि वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैंने माना कि इसका y, इसका y, इसका y, तीनों का y। मैं अभी कंडीशन लेके आ रहा हूं। तो मैंने एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में कितनी है? 0। और इसमें कितना? मान लीजिए y डिफ्लेक्शन हुआ, यार इसका y1 होगा, इसका y2 होगा, इसका y3 होगा, मैंने ओवरऑल y लिया। इनिशियल वेलोसिटी तीनों की तो कितनी थी? 0। तो बचा कितना? हाफ a। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय, ये दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, इधर भी नहीं दिख रहा होगा रे, हाँ, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F अपॉन m, और F की वैल्यू कितनी थी? Q इंटू ई। तो A की जगह क्या लिख दूंगा मैं? Q इंटू ई। इतना याद रखो, Q E याद रख लो, फोर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये हो जाएगा A की जगह Q इंटू ई डिवाइडेड बाय m इंटू टी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट में 0 थी। अब देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हटाया तो क्या लगा दिया? इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय m। अब Q बाय m क्या है? चार्ज टू मास रेशो। क्या है? चार्ज टू मास रेशो। मतलब चार्ज टू मास रेशो उसका ज्यादा होगा जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका Q बाय m ज्यादा, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, थर्ड का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा, इसलिए इसका चार्ज टू मास रेशो क्या होगा? ज्यादा। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग, दिल, पुर्जे, गुर्दे सब हिला देगा। अगला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो भाई मैं बना के दिखाता हूं, फिर इस पूरे को मिटा के बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये एक हमारे पास ऊपर जो टंगी हुई होती है उस पर ना हमारे पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं और दो स्ट्रिंग्स पर दो स्फीयर हैं जिनका चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लो बराबर है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, दोनों के एंगल बीच में कितना है 30 डिग्री विथ ईच अदर। बहुत बढ़िया। When सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, अब इसी पूरे माहौल को कहाँ लेके गए हम, लिक्विड में लेके गए, किसी लिक्विड में लेके गए। अरे मैं इस साइड आ जाता हूँ। हाँ, अब मैं इस पूरे माहौल को कहाँ लेके गया, लिक्विड में लेके गया। यहाँ अंदर लिक्विड भरा हुआ है, बहुत बढ़िया, पूरा दिमाग हिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिक्विड व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी कितनी है 800 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी, एंगल्स रिमेन द सेम, और जो एंगल था वो कितना था, सेम था, 30 डिग्री था, पहले 30 डिग्री, अभी भी 30 डिग्री है। एंगल रिमेन था। व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो एप्सिलॉन आर होता है वो होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक कंडीशन और पढ़ी थी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ये दो कंडीशन आपने पढ़ी थी, बहुत बढ़िया, इतना तो मैंने बताया था आपको। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये जो स्फीयर है इसकी जो मटेरियल की डेंसिटी वो कितनी है 1600 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ पूरे सवाल में। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ये एंगल कांस्टेंट रहा, ये है असली फिल्म, ये एंगल कांस्टेंट रहा। क्वेश्चन समझ में आया। पहले दो स्ट्रिंग, दोनों पे एंगल कितना, मतलब इसमें भी टेंशन, इसमें टेंशन अलग हो गई होगी क्योंकि पूरा काय में चले गया, ये एक मीडियम में चला गया, पानी मान लो, पानी का मीडियम है, यहाँ एयर था तो एयर में तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, अपन को क्या निकालना है, चार्ज टू मास रेशियो, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज एप्सिलॉन आर। मिटा दूं, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपके पास आ गया और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ गया तो कैसे करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। 1600 और 800, 1600 जो है वो किसकी है, 1600 मीटर क्यूब किसकी है, ये है डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो स्फीयर बना है जिस मटेरियल से। तो मैंने उसको मान लिया सिग्मा, और रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें वो इमर्स किया गया है उसकी है 800 kg पर मीटर क्यूब। ना मास दिया है ना कुछ दिया है, दोनों के एंगल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है तो यहां पर भी चार्ज क्यू है, उसकी भी वैल्यू नहीं दी है। अब क्या करें, चलो बनाते हैं डायग्राम। बहुत बढ़िया, अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अब देखो ये वही डायग्राम है, इसमें पहले मैं एयर में बना रहा हूं, देखना, 1 2, दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। अब आइडेंटिकल हैं तो कैसे हैं, दोनों का मास सेम, वॉल्यूम सेम, सब सेम, ठीक है। अच्छा अब इसको पूरा तोड़ेंगे, कंपोनेंट वाइज तोड़ेंगे। अच्छा यहाँ क्या लग रहा होगा, टेंशन, यहाँ भी क्या लग रहा होगा, टेंशन, दोनों की स्प्रिंग सेम है तो भैया टेंशन क्या होगा, बराबर। बहुत बढ़िया सर। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा F इंटू FE, और यहाँ पर भी लग रहा होगा FE। बहुत बढ़िया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है तभी तो वो यहाँ पर जाके फिक्स हो गए। अच्छा नीचे लग रहा होगा M इंटू G, तो यहाँ भी नीचे लग रहा होगा M इंटू G। अब मैं क्या तोड़ूंगा, केवल एक ही चीज़ को, एक ही चीज़ को तोड़ूंगा, ध्यान रखना, इसी को तोड़ूंगा मैं। अच्छा ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काहे का होगा, नॉट, तो मैंने इसको बोल दिया नॉट, कोई दिक्कत, अरे एयर में है ना, अरे हाँ ठीक है। अब मैं एक को तोड़ूंगा, पूरे एक को तोड़ूंगा, यहाँ तोड़ लूँ या यहाँ तोड़ लूँ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसको तोड़ो जरा, तो ये कितने का हो जाएगा 15 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 15 का। बहुत बढ़िया। अब सोचो ये कितने का एंगल, अरे ये भी तो 15 का ही होगा। सोचो ये और ये पैरेलल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना, अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा T cos थीटा और इधर लगेगा T sin थीटा। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए।
अरे टी कॉस थीटा, थीटा के साथ कॉस वाला, और जो थीटा के साथ नहीं है वो साइन वाला, इधर भी वही होगा। तो हमें इसको बनाने की बार बार आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्या है, अब दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, देखो मजेदार। अब दूसरे के अंदर पूरा मीडियम आ गया, क्या आ गया, मीडियम। तो मीडियम भर देता हूं भैया, मैं भर देता हूं मीडियम, पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। तो ये वही रिंग्स हैं, वही स्ट्रिंग्स हैं, सेम स्ट्रिंग है। अच्छा अब एक बात बताइए, यहां पर क्या लग रहा होगा, अगेन mg लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, चार्ज भी सेम है, तो क्या अवे जा रहे होंगे, हाँ। लेकिन अब ये जो F0 की जगह क्या हो जाएगा, Fm क्यों हो जाएगा, अरे मीडियम में आ गए रे, हाँ। अच्छा ये एंगल कितने का है, अभी भी 30 डिग्री का, इसको तोड़ दो भैया, बहुत बढ़िया। तो ये तोड़ोगे तो ये एंगल कितने का होगा, 15 डिग्री का। अरे ये भी 15 का होगा, ये भी 15 का होगा यार, ठीक है। अच्छा इधर टेंशन चेंज हो जाएगी, क्यों, अरे क्योंकि ये हम लोग इसको लेके कहाँ आ गए हैं, मीडियम में लेके आए, पानी में लेके आए, तो मीडियम से टेंशन की वैल्यू चेंज होगी। वो क्यों होगी अभी बस समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी डैश, तो ये अगर टी डैश, तो ये टी डैश कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में टी डैश साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं आई है। अच्छा तो सर इसमें चेंजेस क्या है, ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, ये तो फिर चेंजेस क्या है, कैसे कांस्टेंट है फिर, ये तो या तो चेंज हो गया, कांस्टेंट क्यों है, बताता हूं। ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगता है जिसका नाम है अपथ्रस्ट, क्या बोलते हैं उसको, अपथ्रस्ट। 11th क्लास, आहा याद आ गई, ठीक है, अपथ्रस्ट। अब कुछ नहीं करना है, दोनों फोर्सेस की वैल्यूज को बैलेंस करना है। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो लगा दो टी साइन थीटा किसके बराबर, जल्दी बोल दो, टी साइन थीटा F0 के बराबर, बहुत बढ़िया सर समझ में आ गया। और टी कॉस थीटा किसके बराबर, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, बहुत बढ़िया सर। दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टी से टी मर गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू F0 अपॉन mg। अब ये mg को कैसे रिप्लेस करूं सर, m तो पता ही नहीं है, अरे पता है तो था अभी, डेंसिटी दी है, डेंसिटी किसकी, सिग्मा, किसकी डेंसिटी, इसकी, तो इसकी डेंसिटी, मास की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे यार पता था ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी के साथ तो मास आ गया। तो m की जगह क्या रख सकता हूं मैं, m की जगह सिग्मा वी जी F0 टेन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो आई नहीं होगी आपके सामने, इतना मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। चलिए अब इसी केस में भी यही कर दें, देखो ये दोनों बराबर, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Fm फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, और ये कितना हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू m इंटू जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपथ्रस्ट को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा अपथ्रस्ट प्लस का इधर गया तो काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस अपथ्रस्ट, mg माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है, mg माइनस अपथ्रस्ट। अब दोनों को डिवाइड कर दो, अगेन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टी डैश से टी डैश मर गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात अभी भी नहीं आ रही है। Fm अपॉन mg, यार ये mg तो अभी भी उसी के चलेगा, यानी कितना हो जाएगा, सिग्मा वी जी माइनस अपथ्रस्ट कितना होगा, अपथ्रस्ट कितना होगा। अगर कोई भी चीज़ एक वॉल्यूम और एक डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी रो है मीडियम के अंदर, जब डूबती है, और ये डूबने वाले का जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम, तो जो अपथ्रस्ट लगता है वो लगता है इसका वॉल्यूम v, इसकी डेंसिटी इंटू जी, यानी v रो जी, है ना, अपथ्रस्ट लगेगा v रो जी। तो ये कितना होगा, सिग्मा वी जी माइनस v रो जी, या रो वी जी, ऐसे कर दो, रो वी जी। सिग्मा वी जी किसके लिए, सिग्मा किसका, इसका डेंसिटी, और रो किसका डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी। अब देखो ये हो गई सेकंड इक्वेशन, आपको दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हैं, इक्वेट कर दूं, ठीक है। तो आ जाएगा F0 अपॉन सिग्मा वी जी इज इक्वल टू Fm अपॉन सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी, खत्म,
क्वेश्चन खत्म हो गया है। अभी देखो मतलब मिटा दूँ, ठीक। अरे यहीं से देखो मजा आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल खत्म हो गया। एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, ऊपर क्या, सिग्मा वी जी अपॉन सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। अब देखो इसमें से वी जी, इसमें से वी जी बाहर, ये बाहर, तो ये पूरा कट गया। कितना बचा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एफ नॉट अपॉन एफ एम कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। अब सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं, रो डेंसिटी किसकी ले लेते हैं, इसकी स्फीयर की, और सिग्मा डेंसिटी ले लेते हैं इसकी। तो गलती मत करना। अब क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना दोगे आप, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस, बोलते आओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। खत्म। कितनी थी सॉलिड की, 1600, 1600 अपॉन 1600 माइनस 800 कितना आया, 1600 डिवाइडेड बाय 800। अरे 1600 में से 800 गया तो कितना बचा, 0 0 0 0 8 1 8 2 आंसर कितना आया 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 2। खत्म भैया, डन। क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना था। इतना जितना भी आपने पूरा एफबीडी बनाया, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से निपटा सकते हो उस क्वेश्चन को, लेकिन कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को यही लेक्चर को एंड करूंगा मैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करो, और रेड वाले बटन को सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जिसको मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करना हो, वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। मैं उसको लाइव क्लासेस के लिए भी बता दूंगा, और लाइव क्लासेस में आए, आपको समझ में आएगा और भी चीज़ें। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब करना है, पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। जय हिंद।